हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो स्पेशली फॉर सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां मैथ्स पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो हमने इसमें 3 क्लास कवर कर लिया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हैं। और आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? मानसिक प्रक्रियाएं हैं, मौखिक प्रक्रियाएं हैं, लिखित प्रक्रियाएं हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि गणित विषय में होने वाली जो संक्रियाएं हैं वो और गणनाएं हैं, संक्रियाएं हैं, गणनाएं हैं एवं जो सिद्धांतों का जो अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, ये सभी जो होती हैं वो एक मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गणितीय भाषा का स्वरूप है जोड़, घटाव, गुणा या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, क्योंकि गणित में जोड़ भी होता है, घटाव भी होता है और गुणा का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना या प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, कि गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास के लिए गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि गणित की जो क्रियाएं हैं, ठीक है, उसको हम क्रमबद्ध रूप से समझ पाएँ और विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना। अगर हम प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे सामने मान लीजिए मैथ्स का कोई क्वेश्चन दे दिया गया, तो हम उसको समझेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या उसे बोर्ड मास रूल के माध्यम से सॉल्व करना है या कोई और उसमें फॉर्मूला यूज़ करके उसको सॉल्व करना है? तो उसको किन रूप में उसको समझना है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, तो ये भी सही है कि जो उसमें दिए हुए हैं प्रत्यय उसको संकेतों में प्रकट करने को समझना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? गणित उपकरणों का प्रयोग करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए, गणित कक्षा संचालन की क्षमता होनी चाहिए, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता, ये बात बिल्कुल सही है कि गणित के जो टीचर हैं उनको गणित के उपकरण को किस तरीके से प्रयोग करना है, किन फॉर्मूला को कहाँ प्रयोग करना है या कौन सा टीचिंग मटेरियल का प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जा सकता है, इसका प्रयोग करने का उनके पास क्षमता होना चाहिए। और फिर गणित कक्षा संचालन की योग्यता, यानी कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि अधिकांश बच्चे बहुत डरते हैं कि मुझे गणित नहीं पढ़ना है, मेरे से नहीं होगा। तो ये इसमें कक्षा संचालन में भी टीचर का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है कि बच्चों को किस तरीके से आखिर पढ़ाएं कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, बच्चों को किन तरीके से टीचिंग मटेरियल का यूज़ करें या कौन सी गतिविधि का प्रयोग करके बच्चों को सिखाएं। ये सारे कौशल भी जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद है विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। टीचर के पास विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए ताकि वो जब जो समय आए उसके अनुरूप वो उन शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, आप इन बात को ध्यान में रखें कि आप एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सभी को आप पूरे ध्यान से पढ़ें ऑप्शंस को, और अधिकांश में उपरोक्त सभी आंसर ही होता है, ऑल ऑफ दिस। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। पंक्तिबद्धता,
गणना, अंक सिखाना या संरक्षण। तो इसमें नहीं पूछा गया है। संख्या की समझ में पंक्तिबद्धता भी आएगी, ठीक है, पंक्तिबद्धता, फिर गणना करना और अंक सिखाना। किस तरह से बच्चों को हम अंक सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, जोड़ घटाव गुणा। पंक्तिबद्धता में बच्चों को पंक्तिबद्धता हम सिखा सकते हैं। मान लीजिए बच्चों लोग को हम एक लाइन से खड़ा कर दिए, ठीक है, तो उनको हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से 1 2 3 4 करके एक लाइन से पंक्तिबद्धता बना के खड़ा होना। गणना करना मतलब कि बच्चों को किस तरीके से गणना करने के लिए सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो संख्या की समझ के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन संरक्षण जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें संरक्षण का कोई महत्व नहीं है, ये ऑप्शन ही अलग है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है। इसका अर्थ है कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है या जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चा जो है उसे स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू का बच्चों को ज्ञान में नहीं है। वो 5050 को 550 लिख रहा है। उसे ये नहीं पता है कि वंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, 100 क्या होता है और 1000 क्या होता है, और इसको किस तरीके से पुटअप किया जाता है यानी किस तरीके से बैठाया जाता है। यानी कि बच्चों को क्या है कि बच्चे को प्लेस वैल्यू नहीं पता है कि क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है कि संख्याओं का ज्ञान नहीं है। बच्चा को अगर संख्या का ज्ञान नहीं होता तो वो 550 कैसे लिख दिया। बच्चा को संख्या आता है तभी तो उसने 550 लिखा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। गणित का ज्ञान नहीं है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि बच्चे को गणित का ज्ञान नहीं है। अगर गणित का ज्ञान नहीं है तो ये वर्ड जो है, ये अंक भी बच्चा नहीं लिख पाता, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। जोड़ का ज्ञान नहीं है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चे को स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है। रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। सुनीता धूप में सूख रहे कपड़े को गिन रही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। ठीक है, आइए अब मैं इनको एक एक करके आप लोग को समझाती हूँ। पहले तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है। जब सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीदेगी तो वो पूछेगी कि भैया सब्जी कैसे किलो है, तो वो बताएंगे 20 रुपये किलो है, 30 रुपये किलो है, जितना भी है उसे जितना भी लेना है तो वो हिसाब करके दी। तो उसमें तो मैथ्स का उपयोग हुआ ना, उसमें उसने कैलकुलेशन किया, तो इसमें गणित का तो उपयोग इसमें हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 है कि रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है। जब रमन बही खाता जांच रहा है तो इसमें तो मैथ्स का यूज़ हुआ, उसने जोड़ा घटाया अपना हिसाब किया, तो इसमें भी गणित का उपयोग हो रहा है। सुनीता धूप में सूख रहे कपड़े को गिन रही है, तो गिनना 1 2 3 4 करके वो गिन रही है, तो इसमें भी तो मैथ्स का प्रयोग हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो दिया हुआ है कि राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, इसमें कहीं भी मैथ्स का उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, कि इसमें किसी भी गिनती का या ऐसा नहीं, इसमें इस ऑप्शन से पता चल रहा है कि इसमें कहीं भी गणित का प्रयोग हो रहा है। तो जिसमें गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गणित का जो शिक्षण होता है वो व्यवहारगत होता है, मतलब कि अपने दैनिक जीवन में भी हम गणित का तो यूज़ करते ही हैं।
है ना। गणित का हर समय हम यूज करते हैं, चाहे हम कपड़े गिन रहे हो या कपड़े खरीद रहे हो तो भी हम गणित का यूज़ करते हैं। उनको पैसे देते हैं तभी तो कपड़े खरीदते हैं। पैसा कितना हुआ हम दिए, फिर कितना उसमें माइनस हुआ तो माइनस करके हम पैसे वापस लेते हैं। तो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, घड़ी भी देख रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, दूध खरीद रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो, चाहे कोई भी काम हो उसमें गणित का यूज़ होता ही होता है। तो बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि समाज की बहुत सारी क्रियाएं हैं, मतलब कि बाज़ार में जाके कुछ खरीदना, ठीक है, या फिर सही मान लीजिए किसी फंक्शन में हम गए हैं, वहाँ कितने लोग गए हैं तो उनको काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, अरे उसमें 100 लोग गए हैं तो वहाँ भी कहीं गणित का प्रयोग हुआ। समाज में भी। ऑप्शन नंबर 3 है कि गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है। तो ये ऑप्शन भी सही है कि गणित क्या है, गणित जो विषय है वो व्यक्ति में लॉजिकल स्किल जो है उसको डेवलप करता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इसमें उपरोक्त सभी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि इस क्वेश्चन में ये तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं कि गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है। ये तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गणित की समाज में आवश्यकता होती है। अब इनके ऑप्शन को देखते हैं। लेन देन में, व्यापार एवं उद्योग में, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि गणित की समाज में आवश्यकता लेन देन में भी होती है और व्यापार एवं उद्योग में भी होती है। जब हम लोग को किसी को पैसा देना रहता है तो हम लोग पैसा देते हैं और हमारा जितना पैसा होता है उसको फिर उसे वो काट कर वापस लौट आता है। तो कहीं ना कहीं लेन देन में भी हमारा गणित का उपयोग होता है, व्यापार में भी होता है, उद्योग में भी होता है। मैथ्स के कैलकुलेशन के बिना तो व्यापार चलेगा ही नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। निम्न में से किसका ये कथन है? स्किनर का, नेपोलियन का, जीन पियाजे का या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि ये नेपोलियन का कथन है। नेपोलियन ने ये कहा है कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। तो फ्रेंड्स आप इस बात को ध्यान में रखें कि एग्ज़ाम में इस तरीके से एक आध क्वेश्चन तो आते ही आते हैं कि ये कथन किनका है, तो आप इनको भी ध्यान में रखें। ये ऐसा है कि इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई उपाय नहीं है। तो इन सारे कथन को भी आप याद जरूर करें। आइए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। परिचर्चा का आयोजन करेंगे, ऐसे खेलों का आयोजन करेंगे जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें, जो ऑप्शन नंबर 3 है जो स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करे उसे अधिक अंक देकर, या ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चा को बोलने में कठिनाई महसूस हो रही है। मान लीजिए हम ऐसा कोई एक्टिविटी ऐसा या मान लीजिए कोई आयोजन करें जिसमें कि बच्चा को अधिक से अधिक बोलना हो। मान लीजिए अगर हम क्विज़ कंपटीशन का मान लीजिए हम आयोजन कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक तरह से ये खेल ही हो गया और उसमें उन लोग को हम कहेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कभी मान लीजिए फॉर्मूला पूछ लिया या फिर कभी कोई कैलकुलेशन ही पूछ लिया। तो इससे क्या होगा कि बच्चा को जो बोलने में जो कठिनाई हो रहा है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और उनको अपनी अभिव्यक्ति के लिए भी उनको मौका मिलेगा कि वो अपनी बात को कह पाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे में बोलने की कठिनाई जो महसूस हो रही है वो धीरे धीरे समाप्त होगा और उनको बोलने का भी अवसर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। सिर्फ परिचर्चा का आयोजन करके, इसमें क्या है कि परिचर्चा में सभी बच्चों को मौका नहीं मिल पाएगा, तो ये सही नहीं है। परिचर्चा में क्या होगा कि बच्चे आपस में ग्रुप डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन कहीं कहीं जो बच्चे बोलने में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हर चीज़ में आगे होते हैं, तो वो तो अपनी बातों को आराम से कह लेंगे या फिर उनको कोई कठिनाई होगी। लेकिन जिन बच्चों को बोलने में समस्या हो रही है तो उन पर
ये उतना कारगर नहीं हो पाएगा। जो स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करे उसे अच्छे अंक देकर, सिर्फ अच्छे अंक देकर ही हम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए जो बच्चा अच्छा से बोलने जा रहा है लेकिन जिसमें समस्या है बोलने में, वो कठिनाई महसूस कर रहा है, अपनी बातों को नहीं रख पा रहा है, हमें उन बच्चों पर भी तो ध्यान देना है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 है कि बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। गतिविधि मान लीजिए कक्षा में हम आयोजन कर देते हैं, उसमें सभी बच्चे भाग लेंगे, उसमें क्या होगा कि एक तरीके से समझिए कि सभी बच्चे का एक ग्रुप बन जाएगा, है ना। इसमें एक एक बच्चे को अपनी बात कहने का उतना मौका नहीं मिल पाएगा जितना कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें मिल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, यानी कि 100 पुस्तक क्या है वो ख़राब हो चुकी हैं या किसी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी गई हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थीं? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित में से किस मूल्य को बढ़ा सकता है? अन्य की सहायता करना पढ़ा सकता है कि किस तरीके से लोगों की सहायता करनी चाहिए, या अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना सिखा सकता है, या पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना सिखा रहा है, या सहयोग की संवेदनशीलता सिखाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि पुस्तकालय पुस्तकों की अच्छी देखभाल। इसके माध्यम से टीचर जो है वो बच्चों में ये डेवलप कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने बुक्स का, अपनी कॉपियों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उनको संभाल कर रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अन्य की सहायता करना। इसमें तो बुक्स की बात की गई है और कुछ समाप्त हो गया है, क्या बचा है ना, इसके बारे में बात की गई है। तो अन्य की सहायता ये नहीं होगा, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना यही सही है। ऑप्शन नंबर 2 है अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना। तो साझेदारी करना, इसमें इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा कि साझेदारी की बात इसमें नहीं की गई है। कुल बुक है नष्ट हो गए हैं, ठीक है, और वो पुस्तक का पता नहीं चल रहा है, तो इसमें साझेदारी करने का बात नहीं किया गया है। या सहयोग की संवेदनशीलता ये भी नहीं है, बल्कि इसमें ये बच्चों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमें पुस्तकों का ख्याल रखना चाहिए, और पुस्तकालय में जब वो पढ़ने के लिए जाते हैं तो पुस्तकों को हमें पढ़कर उसे अच्छे से अपनी जगह पर रख देना चाहिए, संभाल कर उसे किसी भी तरह का, ताकि वो नष्ट ना हो। तो वो इसके माध्यम से बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि हमें किस तरीके से पुस्तकों की देखभाल करनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। एकाकी प्रक्रिया है, उपयोगी प्रक्रिया है, अनुपयोगी है, बीच में ऑप्शन नंबर 2 छूट गया, सतत प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि ये सतत प्रक्रिया है। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो मूल्यांकन जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन से शैक्षिक उपलब्धि की ही सिर्फ पता नहीं चलता है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि बालक में किस प्रकार से सुधार करना है। अगर बालक में कोई कमी है तो हमें उसे किस प्रकार से फुलफिल करना है, उनको किस तरीके से डेवलप करना है, ठीक है। तो ये एक सतत प्रक्रिया होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है, इसमें नहीं है पूछा गया है, इस बात को आप ध्यान में रखें। आसान स्तर, विश्वसनीयता, वैधता और व्यापकता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 की आसान स्तर। एक अच्छी परीक्षा का ये मतलब नहीं होता है कि बच्चों को सिर्फ हम आसान स्तर के ही प्रश्न दें, बच्चों को हमेशा सरल से जटिल की ओर ले जाना चाहिए। आप एग्ज़ाम में भी देखते होंगे कि जब क्वेश्चंस जब सेलेक्ट होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, जिससे हमें लगता है कि ये तो हमसे आसानी से चुटकी बजा के हम कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इतने हार्ड होते हैं कि उसमें थोड़ा समय लग जाता है, हमें थोड़ा सोचना पड़ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो आसान, मीडियम और थोड़ा टफ इस तरीके से होना चाहिए, ना कि पूरा आसान स्तर का होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का एक
करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1। आइए अब हम अन्य ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता का क्या मतलब होता है? विश्वसनीयता का ये मतलब होता है कि परीक्षा समान परिस्थिति में एक समान बना रहे, यानी कि इस परिणाम जो है, ठीक है, इसमें जो परिणाम जो आए हैं वो समान परिस्थिति में एक समान ही बना रहे। अभी मान लीजिए मैंने एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में मैंने जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया और मेरे जितने नंबर आए, ठीक है, और एक टीचर ने मेरी कॉपी को चेक किया, अगर वही मेरी कॉपी को कोई अन्य टीचर अगर चेक कर रहे हैं तो उसमें भी उतना ही नंबर आना चाहिए जितना कि इस टीचर के द्वारा चेक करने पर आया है, ठीक है। तो दोनों का जो परिणाम है वो बराबर आना चाहिए, तभी उसी को हम विश्वसनीयता कहेंगे, ठीक है। यानी कि परिणाम समान परिस्थिति में एक समान बना रहे, इसमें कोई भी चेंज अगर ना हो तो उसे हम विश्वसनीयता कहा जाता है। अब है वैधता, यानी कि वैलिडिटी। वैलिडिटी को ये कहा जाता है कि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके लिए वो बना है। मान लीजिए मैंने एक परीक्षण बनाया है जो बुद्धि का मापन करता है, ठीक है। जो बुद्धि के मापन करने के लिए मान लीजिए मैंने एक टेस्ट बनाया है, और उसको मापन करने के लिए अगर मैंने बनाया है तो अगर वो पूरा बुद्धि का अगर मापन करने में अगर वो सक्षम है, यानी कि जिस परीक्षण के मापन के लिए उसको बनाया गया है अगर उसके लिए वो उस चीज़ को पूरी तरीके से कर पा रहा है तो उसको ही वैधता कहा जाता है, यानी कि उसको वैलिडिटी कहा जाता है। यानी कि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके लिए उसको बनाया गया है। उसकी बुद्धि का मापन के लिए बनाया गया है तो ये बुद्धि का मापन कर रहा है तो उसको हम वैलिडिटी कहेंगे। इसके बाद है व्यापकता। व्यापकता किसको कहेंगे? तो परीक्षण उस योग्यता के विभिन्न पक्ष को मापन करने में समर्थ हो जिसके मापन के लिए उसे बनाया गया है। मान लीजिए हमने जिस मापन के लिए जिस चीज़ को अगर बनाया है, मान लीजिए बुद्धि को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि बुद्धि के लिए हमने एक परीक्षण को तैयार किया, ठीक है। तो बुद्धि से संबंधित जितने भी पक्ष हैं उसको मापन करने में अगर वो सफल है तो उसको ही व्यापकता कहा जाता है। आई होप मैंने जो समझाया है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये तीनों भी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इनको भी आप ध्यान में रखें। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है? आप इस बात को ध्यान में रखें कि इसमें नहीं है पूछा गया है। पाठ्यक्रम में आवश्यकता के अनुसार बदलाव करना, बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ न करना, नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, या बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ ना करना। मान लीजिए कोई बच्चा है वो पढ़ने में कमज़ोर है, ठीक है, उसे गणित समझ में ही नहीं आती है, चाहे उसको कितना भी पढ़ाया जाए, तो हम क्या करेंगे? उनके व्यवहार के साथ छेड़छाड़ ना करें, यानी कि वो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दीजिए। अब उसको नहीं आ रहा है तो उसको कुछ भी नहीं सिखाना है, क्योंकि वो सीख ही नहीं पा रहा है। ऐसा तो नहीं करेंगे। एज अ टीचर हम उनको सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए बच्चा उस चीज़ से नहीं सीख पा रहा है तो अन्य टीचिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे, उसके माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे, या कुछ गतिविधि का प्रयोग करेंगे, या कुछ बच्चों में ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, उसके माध्यम से उसको सिखाने का प्रयोग करेंगे। यानी कि उसके जो व्यवहार है उसमें हम चेंज लाएंगे। अगर बच्चा कुछ नहीं जान रहा है तो उसमें चेंज लाना है, उसमें उसको डेवलप करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। अन्य ऑप्शन को हम समझ लेते हैं कि पाठ्यक्रम में आवश्यकता के अनुसार बदलाव करना। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि पाठ्यक्रम में आवश्यकता के अनुसार बदलाव करना चाहिए। पाठ्यक्रम ज़्यादा जटिल और कठोर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा जटिल और कठोर होने से भी बच्चे उसमें ऊब जाते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो पाठ्यक्रम को जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार थोड़ा उसमें उतार चढ़ाव, थोड़ा बदलाव उसमें करते रहना चाहिए। नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, तो ये भी बिल्कुल सही है कि नए नए चीज़ों का खोज करना चाहिए। पुराने तरीके से अगर मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो फिर बच्चों को अगर उसी विधि से हम बार बार पढ़ा रहे हैं तो बच्चा क्या है, ऊब जाएगा। हमें नई नई टेक्निक्स का यूज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर और अन्य विधियों का किस तरीके से हम प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं,
ठीक है। तो नई शिक्षण विधियों को खोजना, ये भी सही है। बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, तो ये भी ऑप्शन सही है कि बच्चा की कठिनाई का पता लगाना कि कहाँ पर बच्चे को कठिनाई हो रही है, और फिर उसको जानना और फिर उसके समाधान को ढूंढना कि हम कैसे बच्चे के कठिनाई स्तर को कम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ ना करना, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है और जो नहीं है वही सही है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। आई होप आपके बहुत सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे, और इसी तरीके से हम डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ डेली होती है, ताकि आपका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमेशा चलता रहे। और वैसे भी अभी एग्ज़ाम के फॉर्म अभी नहीं आए हैं, तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं क्वेश्चंस की तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे भी सीटेट का जो एग्ज़ाम है इसमें पूरा उतना भी डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस के लैंग्वेज को अगर आप समझ रहे हैं, क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस बार बार करते जा रहे हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। और मैथ्स पेडागोजी में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो डरते हैं, तो उनको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें जो 15 मार्क्स है वो पेडागोजी से आता है, तो 50 मार्क्स के लिए आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें कि आपका 50 मार्क्स जो है वो इधर उधर ना हो। अगर आप पेडागोजी को अच्छे से समझें, उसको क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका पेडागोजी जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमेशा लगातार करते रहें, मेरे क्लास के साथ जुड़े रहें। हम ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसमें करते रहते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी आप ज़रूर बताएँ, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, और ऐसे ही आप अब एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम इसमें लगातार कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स कराते ही रहते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और अभी तो हमारा मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद फिर हम सीडीपी की करेंगे, फिर हिंदी पेडागोजी के करेंगे, फिर इंग्लिश पेडागोजी के करेंगे। सबको हम पूरा कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और इसमें सब कुछ फ्री है, ऐसा आप ना सोचें कि इसमें कुछ भी कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत होगी। मेरे चैनल पर वैसे भी सब कुछ फ्री है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सीटेट का तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। वैसे भी अभी समय है, और समय का अगर आप सदुपयोग करेंगे तो आई होप कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। आप समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। रोज़ डेली आप कम से कम ज़्यादा समय अगर नहीं अभी फ़िलहाल दे पा रहे हैं, फॉर्म्स वैसे भी अभी नहीं आए हैं, तो कम से कम आप 2 घंटा भी ज़रूर समय दें। आप सेल्फ़ स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि सेल्फ़ स्टडी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो भी देखें। वीडियो ऐसा नहीं है कि आप दिन भर सिर्फ वीडियो ही देखते रहें, तो वो भी सही नहीं है। आप पहले चैनल को डिसाइड कर लें। यूट्यूब में वैसे भी बहुत सारे चैनल्स हैं, तो आपको जिनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आप उनके चैनल को पहले तो आप समय लेकर सेलेक्ट कर लें कि मुझे इनसे पढ़ना है, इनकी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, तो आप उनसे जुड़े रहें और पढ़ें। ठीक है, आपका बस एग्ज़ाम क्लियर होना ये मेन मायने रखता है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को करते रहें। अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि आपका खुद ये सोच लेना कि मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे से ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, उसी समय आप हार जाते हैं। अपने आप को किसी भी तौर पर हारना नहीं है, या आपको कोई कहे कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं तो ऐसे लोगों की बातों पर आप बिल्कुल भी ध्यान में ना दें। क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें ये कहते हैं कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ वो कह रहे हैं तो हमसे नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं। बस आपको मन में ठानने की ज़रूरत है। अगर आप मन में किसी चीज़ को ठान लेते हैं कि मुझे सीटेट का एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप खुद को हमेशा मोटिवेट रखें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको
कहीं ना कहीं आपका माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि आपसे नहीं होगा। तो खुद को मोटिवेट रखें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।